अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। संडे का स्यापा और मेरे साथ तंजीला और अफशम। किस पे बात करें? अरे भाई, बात करने को कुछ और हो तो हम किसी और चीज पे बात करें। आजकल तो एक ही ऊंट है जो काबू नहीं आ रहा, और वो है सियासत का ऊंट। तो सियासत का ऊंट का किस करवट बैठेगा? मगर सवाल ये भी है कि क्या ये सियासी ऊंट है जहां ये बैठेगा, और जिस तरह ये बिठाया जाएगा, क्या वो सियासत होगी? क्या वो पार्लियामान होगा? या बेसिकली तमाशा इस चीज का है कि हु विल बी दी मास्टर पुतलीगर? अब इससे आगे लोग ये भी कहते हैं कि अवाम की आवाज कोई नहीं सुन रहा। तो नाइद अख्तर का गाना आप लोगों को याद करा दूं, जिसके एंड में आता था, ओ डोंट बी सिली। सो पीपल, डोंट बी सिली। इस सियासत में आप लोगों का कोई कट्टा नहीं है। 184(3 मेरे ख्याल में आइन को जो हमने आजकल सहीफा तरीन बनाया हुआ है, जो एक लिहाज से है भी है, उसमें 184(3 इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि इस पर तो दुनिया में केस स्टडीज और किताबें लिखी जाएंगी कि इसने पाकिस्तान में जमहूरियत की सरबुलंदी और प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किरदार अदा किया। मगर आइन में सिर्फ 184(3 के लिए यह भी लिखा गया था कि ये कमजोर और वल्नरेबल की आवाज भी होगा, कमजोर के हकूक का दिफा भी करेगा। मगर उत्थे आके साडा आइन जड़ा ना डोरा जिहा हो जाता है, तो उन सुनाई सुनाई कोई नहीं देता। आज हमें यह भी बताया गया है कि 90 दिन में इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में आंखें बंद नहीं की जा सकती। आइन के दिफा के लिए हमें खड़ा होना है। हम बड़े मसलूम मस्कीन हैं। आप हमारे साथ ना खड़े हो, आप खड़े हो उज़्मा के साथ, अदालत उज़्मा के साथ। तो उज़्मा के साथ जब आप खड़े होंगे तो वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर पंजाब में 90 दिन के अंदर आई 14 मई, जिसमें जो लॉजिस्टिकली अब पॉसिबल नहीं कि वहां पर इलेक्शन हो पाएगा, वो इलेक्शन हुए तो एक कड़मास पच जाएगा, फसाद हो जाएगा, सड़कों पे आ जाएंगे, पार्लियामान नाअहल हो जाएगा, पता नहीं, आसमान जमीन पे जमीन आसमान पे चला जाएगा, क्या होगा हमें कुछ नहीं पता क्या होगा। क्योंकि आइन को पे दस्तक दी थी ना, वो एक और गाना याद करा दूं, पता नहीं आज मुझे क्यों गाने याद आ रहे हैं, शायद इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है, तो वो एक गाना था, हुमैरा चन्ना ने शायद गाया था, कुंडी दिल दी हिलाई ठक ठक वे। तो आइन ने भी ठक ठक जब की, तो वो पंजाब बड़ा भाई है ना, तो साथ उन्हें छोटा काका केपी भी साथ लेकर आए थे। मगर क्या करें, आइन के रखवालों को सिर्फ बड़ा भाई नजर आया, छोटा भाई नजर नहीं आया। तो पंजाब में इलेक्शन ना हुए तो बहुत गदर मचेगा। और इसके अलावा हम अदम बर्दाश्त, शारंगेजी, नफरत अंगेजी और हद से बढ़ता हुआ तशद्दुद, और उसको बिल्कुल उसको कंडोन करना। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम उस पर बात करेंगे कि किस तरह ये हमारे माशरे को, हमारे जहनों को, हम सबको घुन लगाए जा रहा है, और हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि जहां पर गलीज जुबान, अंधी अकीदत और अंधी नफरत में बटे हम ऐसे लोग हैं कि जहां कोई गलीज जुबान इस्तेमाल करके जेल में जाए, वापस आए तो उसको फूलों से लाद दें। आप फ्लोर ऑफ द असेंबली पे खड़े होके ये भी कह सकते हैं, वो ईमान कब जागेगा आपका? आप अपने जाती प्रोजेक्शन के लिए अपने बच्चों के मुंह से जो मर्जी निकलवा दे। तो फिर जब सलमान तासीर जैसे इश्यूज होते हैं, या वो जो कल मर्दान में हुआ वो होगा, तो हम कहते हैं ओ हम वहशी दरिंदे बन चुके। नहीं भाईजान, ਅਸੀਂ वहशी दरिंदे नहीं बन चुके। जब हम सब कह रहे थे ना, रेज योर वॉइस, स्टॉप इट, नेक्स्ट विल बी यू, तो आप सुनने को तैयार नहीं थे। इन पर हम बातें करेंगे। मैडम तंजीला जी, दसो फिर। काजी फाइज ईसा साहब ने जब गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस थी और वो वहां चले गए और उन्हें खिताब किया, तो हम सब ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि बेहतर होता वो ना जाते, वो ये बातें ना करते, वो इनके साथ ना बैठते। अब कल आपने पेशी शुरू करनी है, तो आज जो हमारे बाइज्जत, ऑनरेबल, आई वाज लुकिंग फॉर एन उर्दू वर्ड, ऑनरेबल इज्जत चीफ माब। हाँ थैंक यू यार, इज्जत मैं माब। पेंटिंग हूं ना तो मेरी उर्दू है। तो इज्जत माब चीफ जस्टिस ने जो लाहौर फ्लैटीज में कहा, फिर वो क्या है? क्या वो एक सियासी जमात का बयानिया है, या वो अवाम के दिलों की आवाज है? की है पाजी? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि जो सेंसस है ना, ये हमें बड़े आ, बहुत मोहतात होकर करना चाहिए कि हर बंदे के अंदर 22 करोड़ मेरे नाल है। इन्ने सारे 22 करोड़ जमा करो तो ये असि कोई 84 करोड़ बन जाना है वैसे ही। तो एक तो बिल्कुल ये ठीक। कि जो रेशो है लोगों की वो जरा सही कर लेनी चाहिए, और देख लेना चाहिए कि 2018 में इमरान खान साहब को कितने वोट पड़े थे।
कितने परसेंट थे वोट वो, और वो 30% से 32% थे, और वो सारी अवाम नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी अवाम है जो उनके साथ है। जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ जस्टिस नहीं हैं, वो पाकिस्तान के अवाम के चीफ जस्टिस हैं। वो 22 करोड़ की जो नुमाइंदगी है वो उनको करनी चाहिए। जरूर। लेकिन सबसे जो जरूरी नुमाइंदगी है उनके लिए वो आइन की नुमाइंदगी है। मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन बातें वो कहते हैं। मैंने जो ज़ाहिर है मेरी कम इल्मी है, मैं एक स्टूडेंट हूँ लॉ की भी, पॉलिटिक्स की भी, और दुनिया के हालात को हम जो देखते हैं वहां पे जजेस ऐसी कोई बात नहीं करते कि जहां से लगे कि वो इन्फ्लुएंस्ड है। तो हमारे तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं इज्जत माब, वो फरमाते हैं कि मैंने कल टीवी पे दोनों फ्रीकेन का सुना है क्या तज्जिया, हम और में देखा है उन्होंने, साढ़े वाला उन, देखते। और उनका मौकफ देखा है। अब हमें नहीं पता कि वो एयरवाई देखते हैं, वो जियो देखते हैं, मतलब ये भी अब वो बता देते तो मेरे लिए ज्यादा आसानी हो जाती कि उन्होंने कौन सा वाला मौकफ देखा है, तो फिर हम्म। आपको अंदाजा हो जाता है। तो जब आप इस तरह के रिमार्क्स दे रहे होते हैं तो आप एहतियात नहीं करते। इसी तरीके से अब आप देखिए, ये जो चीफ जस्टिस साहब ने आज गुफ्तगू की है, ये जाहिर है एक सियासी जमात के बयानिए को तकवीत देती है। उन्होंने आइन की बात नहीं की, उन्होंने कानून की बात नहीं की, वो मोर और लेस उन्होंने एक सियासी गुफ्तगू की है जो हम्म। उनको नहीं करनी चाहिए, और हम्म। ऐसे वक्त में नहीं करनी चाहिए जब एक सियासी जमात जो है वो उनके साथ यकजहती कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के साथ यकजहती नहीं कर रही, चीफ जस्टिस साहब के साथ यकजहती कर रही है, ठीक है। बिल्कुल दुरुस्त। तो ऐसे वक्त में जब मुल्क में 15-16 जमातें ऐसी हैं और उनके साथ भी अवाम है, 22 करोड़ ना से काफी करोड़ उनके साथ भी हैं, और वो अवाम के नुमाइंदे ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गैर जानिबदार नहीं है। जब आप पे जानिबदारी के इल्जामात लग रहे हों तो फिर आपको ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। इसको किसी और तरीके से मैं कहना नहीं चाहती, वरना वाकई तो ही अदालत लग जाएगी। मतलब वो मतलब पक्का नहीं हो जाना चाहिए कि भाई अगर हम करें तो ठीक है, हमारी मर्जी, हमारी अदालत हमारी मर्जी। तो नहीं, ये आपकी अदालत नहीं है, ये पाकिस्तान की अदालत है, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, और ये आपके लिए नहीं बनाएगी, ये आपकी मर्जी के लिए नहीं बनाएगी। इसमें आइन और कानून की मर्जी जो है वो होनी चाहिए। अब हमारे जो जजेस साहिबान है, अगर आप उनके हरकत व सकनात देखें जब आप किसी ऐसे ओहदे पे जाके बैठते हैं तो आपको बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है, और आपके दुरुस्त। खानदान को भी बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है। मैं अगरचे इस बहस में सारी जिंदगी रही हूँ कि खानदान जो है वो जाहिर है वो सफर करते हैं, हमारे खानदान भी सफर करते हैं जब हमारी ट्रोलिंग होती है हमारी। लेकिन जाहिर है हम ये नहीं कह सकते कि खानदान क्योंकि सफर हो रहा है तो हमें अपनी बात कहने को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं करते कि हम अपने खानदान ने अगर किसी सियासी जमात के झंडे उठाए हुए हैं तो हम उनको कहते हैं कि भाई जबरदस्त, बल्ले बल्ले, तालियां, हमारा खानदान जो वो इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो आप जो हैं वो, अगर आपके खानदानों ने किसी एक सियासी जमात के झंडे उठाए हुए हैं तो आपको इस बात के ऊपर गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि हमने इंसाफ नहीं करना, आपने इंसाफ करना है, और आप इंसाफ करेंगे नहीं, आपके पास बहुत सारी सियासी जमातों के लोग आते। फिर अब आप ये देखिए कि अरसलान इफ्तिखार से जो मामला शुरू हुआ था वो नजम साकिब तक आन पहुंचा है। अब ये तो वो मसला है ना, वो पंजाबी में कहते हैं जिधरू फरोलोगे ना अगू गंद ही निकलेगा। जड़ा पन्नो लाल है। तो मतलब वो अब ये तो निकल आया ना, ये निकल रहा है। अगर आप इसको दोबारा मजीद आप इसको फरोलेंगे, आप इसकी तहकीक और उसमें घुसेंगे, तो मुझे तो ये लगता है कि सारी तरफ जो है ना, ये अल्लाह के फजल से यही सारी चीजें, और ये तो इट्स अनफॉर्चुनेट। मेरी दिल से मेरी ख्वाहिश ये है कि वो आप गिन रहे होते हैं ना, आप किसी के कदम देख रहे होते हैं कि इस कदम पे ये कुछ अच्छा करेगा, इस कदम पे ये इस कियोस को रोक लेगा, इस कदम पे ये इस डिजास्टर को थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा देगा। तो जब से ये इन इंतखाबात के ऊपर सो मोटो नोटिस का मामला चला, उससे पहले के मामला पे मैं बात नहीं करती, तो कई जगहों पे मुझे ऐसे लगा, और मेरी मेरी खुशगुमानी है ये अभी भी, कि मैं ये सोचती थी कि आज फुल कोर्ट बन जानी है, आज फुल कोर्ट सुन लेगी, आज चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस तरह की कोई बात कह देंगे और आप इदारे को बचा लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इदारे को बचाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक होगी बात। ये अफशाम, आपने तंजीला की बात सुनी। तंजीला की बात में सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे जो है ना वो ये है कि सॉरी, कि पॉलिटिकल पार्टीज तो कह सकती हैं 22 करोड़ मेरे साथ है, 22 करोड़ मेरे साथ है, तो अपने वोट गिन लें, मगर वाकईतन
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदलिया हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, इंसाफ के सबसे बड़े इदारे जो हैं हमारे पास, वो हम सबकी तर्जुमानी करते हैं। हम सारों का इक्वल राइट है। तो जब हमारे पास इक्वल राइट है तो अकाउंटेबिलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भी हम इतना नीचे हैं कि हमारा कोई हाल ही नहीं है उसमें। हमारे से नीचे शायद अफगानिस्तान ही रह गया है। और फिर उसके ऊपर जब आई स्टैंड विद चीफ जस्टिस ट्रेंड कर रहा हो और मैं खुद की जवाबदेही भी ना करना चाह रहा हूँ, और एक ऐसे मुकदमे को जिनको हम लीड कर रहे हैं और जिससे पता नहीं दुनिया ने अदर तो उधर हो जाना है, उस पर मैं बयानबाजी सियासी कर दूं, तो फिर हम क्या करेंगे? हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि क्या ये सियासी बयानबाजी नहीं है? आपने क्या समझा, क्या कहा आपको आपके चीफ जस्टिस ने? मेरे चीफ जस्टिस क्या बात कर दी है आपने फौजिया, मेरे चीफ जस्टिस मतलब खान ये तो वही बात होगी ना जैसे खान साहब ने अपील की थी कि आपने मतलब मगरिब से घंटा पहले आपने बाहर जो वो गुरूब होते सूरज को सेकना है बाहर निकल के मई में, और आपने 1 घंटा अपने चीफ जस्टिस वो बस मेरे नहीं कहना उनको, मतलब अगर खान साहब कह देते कि मेरा चीफ जस्टिस तो शायद वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा होता। खैर बात ये है कि आप हम ये सारी ना पाकिस्तान में रहते हुए जो बातें हम लोग कर रहे हैं बहुत ही आइडियलिस्टिक सी मालूम होती हैं। कानूनन और आईनी नुक्ता निगाह से वाकई ही ऐसा होना चाहिए कि ये अदालतें किसी एक फर्द की या फर्द वाहिद की एमा पर ना चल रही हों, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और एक जमाने से नहीं हो रहा ये कहना भी गलत है। 75 वर्षों से नहीं हो रहा, हमने नहीं देखा। हमने यहाँ पर सियासी फैसले ही देखे हैं, हमने यहाँ पर सियासतदान की तजलील ही देखी है इन अदालतों में। अवाम तो जो धक्के खाते हैं, अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ हमारी मुअज़्ज़िज़ अदालतें क्या करती रही हैं वो एक तारीख है, और जब उसके ऊपर बात होने लगे तो वो फिर तौहीन लग जाती है। फिर ये कहा जाता है, अब आपने कहा कि सियासी बयान, कौन से ऐसे रिमार्क्स हैं अदालत के अंदर बैठकर या किसी 5 तारा होटल के किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में खड़े होकर कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो कि एक मखसूस सियासी बयानिए की अफर्मेशन नहीं है? कौन से ऐसे बयानात हैं जो एक शख्स को छोड़कर बाकी सब सियासी जमातों और उनसे वाबस्ता अफराद की तजहीक नहीं है? देखिए जैसे ये कहा गया यहाँ पर के इंसाफ चाहिए तो इज्जत करें, नो, आप ये नहीं कह सकते। आप तनख्वाह लेते हैं, मराहत लेते हैं इंसाफ करने की, अदल की, और आप उसके अंदर कहीं नहीं है कि मतलब इज्जत का वो म्यार या इज्जत की वो तारीफ है जो आपने अपने दिमाग में बिठाई हुई है। मगर अफजद सॉरी, मैं एक आपकी थोड़ी बात काटूं, एक सवाल है मुझे साथ ही ज़हन में आया। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बिल्कुल कहना शायद मुनासिब नहीं है कि आप ये करें, और इट्स नॉट अ बार्टर, ये हमारा राइट है लेना। मगर दूसरी तरफ जब फ्लोर ऑफ द हाउस से ये कहा जाए कि जी बुलाएं इनको और यहाँ आ जाए, तो फिर ये कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता है आपको? अच्छा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि पार्लियामेंट को चूंकि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, जमातों का इत्तेहाद हुआ है, तो अब सभी जमातें हैं, वरना अमूमन जो हमने देखा है जिन्होंने कैसी बड़े हुए हैं, एक दफा PMLN अदालतों की इज्जत और तौकीर बचा रही होती थी, और एक दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा कर रही होती थी। तो अब इस दफा इवन पनामा तक भी हमने देखा है, मैं पनामा की समात में देखती रही हूँ कौन सी पार्टी किस बेंच पर बैठी होती थी अदालत नंबर 2 में। तो खैर बात ये है कि अब अगर पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर दिया, उसके ऊपर आप उसको पर्सनल ले गए हैं, पर्सनल भी इस तरह से ले गए हैं, जैसे तंजीला ने बात की फैमिली मेंबर्स के हवाले से, यकीनन कुर्बानियां देते हैं, लेकिन आपस की बात है, ये वो हमारे मुल्क का तबका है जिनकी फैमिलीज कोई कुर्बानियां नहीं देती। अभी कल ही एक वीडियो सरफेस की है राबिया इकबाल खान की, जो कि प्रिजन वैन में बैठकर भी वो बता रही है
अभी आज मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें वो मोहतरमा बता रही है कि वो फलाने की पोती, फलां की बहन, फलां की बीवी है। तो बाजी उनको आपकी खुद पॉलिटिकल राइट है, हुण जान ते कोई गल नहीं ना, खान दो नहीं, लेते सवाल नहीं, सवाल ये है बाजी आपकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट क्या है जिंदगी में, ये सवाल हम पूछ सकते, लेकिन हम नहीं पूछेंगे। और वो प्रिजन वैन में बैठी तोड़ियां मार रही है कि तू पीछे हट, तेरी गड्डी है, हाँ मतलब उन्होंने कहा है ये मैंने देखा था। बस ये कहना बाकी रह गया कि तू मतलब। अब ये फैमिलीज देखिए एस्टेब्लिशमेंट आर्मी से ताल्लुक रखने वाली जो फैमिलीज है, यकीनन उनकी भी एक पॉलिटिकल से है, वो भी इस मुल्क का वोटर है, उनको भी एक सियासी वाबस्तगी रखने की पूरी आजादी है। मैं ये नहीं कहती कि उनको रोकें या ये वो, क्योंकि ये वो लोग कह सकते हैं कि ये पेंडू जाहिल है, बीए से छोटे, बीए से कम पढ़े लिखे लोगों को तो वोट देना ही चाहिए, ये लोग कह सकते हैं, हम नहीं कह रहे। ठीक है, या अगर जजेस हैं तो जजेस की फैमिलीज का हम लोगों ने ट्वीट देखा है। नजम साकिब की बात हो रही थी, आप देख लें कि साकिब निसार ने किस तरह से इस मामले में भी उल्टा एक ढिठाई का मुजाहिरा किया है। इस मुल्क का साबिक चीफ जस्टिस सामने से आकर कबूल कर रहा है कि ये जो ऑडियो लीक है, जो कि यकीनन कानूनन जुर्म है किसी की आवाज को इस तरह से रिकॉर्ड करना, और हम उस बात पर कायम रहेंगे। अब वो कह रही है कि किसी का नुकसान तो नहीं हुआ ना। हाँ तो फिर की है, अब बिजनेस नहीं करना सी। अब जब किसी का नुकसान ही नहीं हुआ तो उनके कहने का मतलब है कि असी असी खाइए, असी हंडाइए, असी जो मर्जी करिए, तुसी कौन होंदे हैं। मेरा बेटा, अब देखिए इस मुल्क में आसिफ अली जरदारी साहब को मिस्टर 10% का ठप्पा लगाया गया क्योंकि वो एक सियासतदान था। आप साकिब निसार के बेटे के ऊपर मिस्टर 20% का ठप्पा नहीं लगा पाएंगे। नहीं, हम तो वर्दी वाले पर भी बैन नहीं लगा पाएंगे, हमारी तो औकात ही नहीं। बट तंजीला, एक क्विक क्वेश्चन आपकी तरफ मैं 2 क्वेश्चन पुश करना चाहती हूँ। नंबर 1 जो मैंने अफशा से ही पूछा था कि एक तरफ वो बात है जो अफशा कह रही है अकाउंटेबिलिटी वाली, और आपने भी बात की, मगर क्या जब पार्लियामान या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये कहे कि हमने ऑडिट करना है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स का, या वो कहे कि जी बुला लेना है हमने, आप बुलाएं जी जजों को, यहाँ बुला लें, तो चले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अकाउंट्स के ऑडिट तक तो मैं बात मुझे समझ आती है, मगर क्या आपको लगता है कि किसी भी जज को इस तरह बुलाना एक्चुअली पार्लियामेंट्री कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा? हम बार बार कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को अलग-अलग रहना चाहिए, एक दूसरे की डोमेन में ना जाएं। हाउ डू यू सी दैट? देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट है, अगर हम सिर्फ इस बात को कॉन्टेक्स्ट के बगैर देखें तो फिर मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से कोर्ट कहती है ना, आईजी इस्लामाबाद हाजिर हूँ और ऐसी की तैसी तुम्हारे ऊपर तो करप्शन चल रही है, फिर वो उस आईजी को कौन पूछेगा? वो फिर जो भी वो चोर पकड़ेगा आईजी को लोग कहेंगे भाई तुम्हारे ऊपर तो करप्शन की एक एप्लीकेशन किसी ने दी, तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हें तो ऐसे अदालत में लाइन हाजिर किया जाता है और तुम्हारी बिल्कुल इज्जत जो है वो रोल दी जाती है, तो तुम्हारी क्या औकात है? ठीक है, एक तो आपको पता है कि ये पाकिस्तान में बड़ा बुरा ट्रेंड शुरू हुआ और ये अल्लाह भला करे इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने से बहुत ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा जी कि हम तो बदमाश हैं, ये बदमाशी शुरू हो, ये जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं थी, बदमाशी थी, क्योंकि आपके पास एक तौहीन अदालत का एक ऐसा लितर है जो आपका जब दिल चाहे किसी को भी लगा देते हैं, जब जहां दिल चाहे जड़ देते हैं किसी को भी, और उस चक्कर में आपने अच्छे खासे लोगों का, ओहदों का मजाक बना के रख दिया। तो एक तो जाहिर है वो वहां पे अदालतों में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट है। अब देखें कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास और चीफ जस्टिस साहब के पास जो पावर्स हैं वो आइन से आती हैं, और वो एक ही इदारा है जो फौज को और अदलिया को और सियासी जमातों को और हुकूमत को, एग्जेक्टिव को, मुकन्ना को, सबको एक इदारा है जो ये सारी की सारी पावर्स तफवीज करता है, असाइन करता है, और वो इदारा है पार्लियामान, और पार्लियामान में ही जवाबदेही होती है। सो जो इख्तियार अभी चीफ जस्टिस साहब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो उनके घर से तो नहीं आया, दुरुस्त, वो उसी पार्लियामेंट ने दिया है। अगर वो पार्लियामेंट एक कानून बना के कोई इख्तियार दे सकती है, रूल्स बना सकती है, तो उनको अंडू भी कर सकती है।
अगर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत चीफ जस्टिस साहब जो हैं उस वक्त इफ्तिखार चौधरी और फिर उनके पीछे ये सारे बहाल हो सकते हैं, तो उसी तरह के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत काजी फायज ईसा साहब को चीफ जस्टिस भी लगाया जा सकता है, इनको घर भी भेजा जा सकता है। या तो आप कहें कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गलत था, उसकी कोई करेक्शन करे ना भाई। आज आप कह रहे हैं कि फैसले चैलेंज नहीं होते, वो फैसला आप लोगों ने चैलेंज किया जिसमें को सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया कि जो पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाएगा वो सीज टू बी अ जज। यस, आप जज ही नहीं रहे तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने आपको बहाल कर दिया। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के बुनियाद के ऊपर आज आप खड़े हैं, लिहाजा आप आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के मजाक मत उड़ाएं। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही आपके आगे आके खड़ा हो जाएगा। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो पार्लियामान का इख्तियार है कानून साजी का, अभी वो कानून साजी मुकम्मल नहीं हुई। अभी वो चल रहा था मामला, उसने नाफिजुल अमल होना था। अभी तो वो जो सदर साहब को एक मजा आता है ना गुड्डी गुड्डी खेलने का, अभी तो वो खेल रहे थे, तो आपने जाके उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो फिर आप देखें, अगर हर एक इदारे का इस्तेहकाक है, भाई फौज का भी इस्तेहकाक है, वो कहते नहीं हमारा इस्तेहकाक मजरू है, वो तो आके आपको घर में बताते हैं भाई हमारा इस्तेहकाक मजरू हो गया है, ठीक है। अदालत आपको बुला लेती है, आपको कहती है हमारा इस्तेहकाक मजरू है। तो ये जो इतने वोट लेके बैठे हुए हैं, इनके वोट भी पाकिस्तान के लोगों ने दिए ना, उनके भी 2 हाथ 2 आंखें। ये ऐसे इंसान है ना जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया था, उन्होंने शायद खान अब्बासी को, शहबाज शरीफ को वोट दिया, वैसे लोग है ना ये। और बाहर तंजीला आपकी बात में ऐड करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा है कि ये चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान के हाथ में है। आइन बनाना, उसमें तरमीम करना, ये बीच में लोगों ने जो कट्टे छोड़े थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये बहुत भोंगी बात है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दुनिया में तब जब आइन ना हो। आप जो है वो इस एक पार्लियामान का इस्तेहकाक नहीं है यहाँ पे। इसको आप रबर स्टैंप कह दें, इसको आप चोरों की असेंबली कह दें, इसको आप नामुकम्मल असेंबली कह दें, आप जो आपका दिल चाहता आप इसको कह दें। तो होना चाहिए इस्तेहकाक कमेटियां हैं, और वो एक दूसरे के साथ इस्तेहकाक खेलती थी। अब इस दफा उनको भी अक्ल आई है कि भाई हमने बाहर वालों को भी पूछना है कि हमारा इस्तेहकाक मजरू ना करो। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो बात मुझे ठीक लगती है। प्रिंसिपली मैं ये समझती हूँ कि इसकी नौबत आनी नहीं चाहिए कि आपको कोई आपके आईनी और कानूनी ओहदे में होते हुए आपको कोई ये कहे कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो भी आप पे हाजिर हो जाए। ना तो जजेस को कहना चाहिए ना, क्योंकि देखें जजेस को बोलना चाहिए थ्रू देयर जो ऑर्डर्स हैं, जो जजमेंट्स हैं, उनके थ्रू बोलना चाहिए। कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के थ्रू नहीं बोलना चाहिए जजेस को। इसी तरीके से जो पार्लियामान है, पार्लियामान को अपने जो तरमीम और वो जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसके थ्रू बोलना चाहिए। मेरी राय में मैं ये समझती हूँ। टोटली एग्री। अब आप इस पे ऐड करना चाहोगे? मैं 2 चीजें आपको और दे दूं ताकि आप इकट्ठा ऐड कर दें। जैसे हमने कहा ना कि इस्तेहकाक किसका, वो आपने आरिफ अलवी साहब, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की भी एक क्लिप देखी होगी। वो मतलब बहुत तकलीफ में, और वो कह रहे हैं कि मेरा मुआहिदा, मेरा ख्याल था कि वो उनकी उर्दू मेरे से तो बहुत बेहतर है, सीधे पंजाबी है, साढ़े ते लानता पै जाती है कि मेरा मुआहिदा आइन के साथ था। ते बंदा पूछे उदों की होया सी जदों तुसी असेंबली भन्नी सी, वो आइन भूटान का था। तो एक आप उस पर कमेंट करें, देन आई विल पुट यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं तंजीला की बात में सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगी कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को सिसिलियन माफिया गॉडफादर गिना जा सकता है, और उनको बुलाकर फिर ना सिर्फ उनको, उनके फैमिली मेंबर्स को की जिस तरह से तहकीकात नैब के जरिए से करवा के फिर वहां पर एक मॉनिटर जज बिठाया गया, मॉनिटर जज बिठा के फिर वहां पर इंतजार करवाने के दौरान वहां से तस्वीर निकाल के उसको लीक करवाया गया। मैं हुसैन नवाज के मामले की बात कर रही हूँ। मैं समझ आ रही है आप क्या। तो ये नहीं हो सकता है कि आपको सब कुछ जायज हो, आप मेरे मुंतखब करदा नुमाइंदों को गॉडफादर, सिसिलियन माफिया कहकर अवाम में एक राय को राइज करने की कोशिश करें। और आप साथ में, आपको अगर याद हो, ऐसे ऐसे रिमार्क्स है, मैंने सबको अंदर बुला के कुंडी लगा लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तक रिमार्क्स हमारे चीफ जस्टिस ने दिए हुए, साबिक चीफ जस्टिस ने। तो अगर हमारी मुंतखब करदा पार्लियामेंट को 75 बरसों के बाद
थोड़ी सी ये समझ आई है कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ भी तौहीन हो रही है, आइन की भी तौहीन हो रही है, कानून साजों की भी तौहीन हो रही है, तो ओके थोड़ा जिहा बर्दाश्त करो हुन फिर। ठीक, और अब मैं बाकी मैं आपसे एक तंजीला की सवाल बात ऐड के मैं तंजीला कि आपके साथ बिल्कुल अग्रीड हूँ कि हम्म, प्रिंसिपली ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ठीक, पहले क्या प्रिंसिपली होता रहा है। मैं एक क्वेश्चन ऐड करना बात चाह रही हूँ आपके साथ। रही बात आरिफ अलवी साहब की, तो हाँ, देखिए उन्होंने कभी सदर मुमलिकत होने का फर्ज निभा कर हमें दिखाया नहीं, तो आई थिंक अब हम दैट्स अ गुड इनफ स्टेटमेंट। मैं ऐड करना चाह रही हूँ एक चीज, क्योंकि इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा बात करते रहे हो, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन को आपसे शुरू करना चाह रही हूँ। मर्दान में एक दफा फिर एक, मुझे नहीं पता क्या मैं कितनी दफा ये कहना पड़ेगा कि दिल दहला देने वाला, दिल फट गया, रोंगटे खड़े हो गए, इसलिए कि शर्मअंगेजी, न हेट स्पीच, नफरत अंगेजी, अदम बर्दाश्त जब हमारे माशरे में सियासत के साथ जोड़ के राइज की जा रही थी, तो एटलीस्ट हम तीन, हमारा फोरम और बहुत से और लोग इस बात के ऊपर बेतहाशा कर रहे थे कि इसको रोकिए, खुदारा इसको रोकिए, ये वो आग है जो इस चीज में तफरीक नहीं करेगी कि ये घर किसका है। जिस तरह गोली अंधी होती है, इस आग ने भी सारे घर जला देने। मगर हमने कहा कि कोई नहीं, जाने दो जी, ठीक है। उसमें हमने बच्चों के मुंह में जुबान डाल दी कि आप अजीबोगरीब बातें कहें, और जिसके ऊपर मतलब मैं आई डोंट वांट टू इवन रिपीट देम, या मैं उसको जगह भी नहीं देना चाहती। और फिर सियासतदानों ने भी, दोनों पार्टीज ने उसको अपने अपने उसके लिए इस्तेमाल किया, चाहे ख्वाजा आसिफ का फ्लोर पे कहना हो कि किसी का ईमान नहीं जागा, या दूसरी तरफ कहना हो कि मुर्शद कोई गल नहीं यार आप ठीक है। ये दोनों बहुत खौफनाक बातें हैं। ये हम सारे नंबर बनते जा रहे हैं अब जाती दुश्मनियों के लिए। हम रिलीजियस वेपन, हमने रिलीजन को इतना वेपनाइज कर दिया है कि किसी पर भी छोड़ते, बाद में पता चलता है ओ उधर एक अहमदी मारा गया, ओ जी ब्लास्फेमी होगी, बाद में पता चला कि ओह ये तो आपस में कोई इनकी कारोबारी दुश्मनी थी। पेशावर में एक हमारे सिख भाई मारे गए, क्या वो सस्ता सौदा बेच रहे थे, अगले के प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा था, मगर जी ब्लास्फेमी लग गई। अब ये हुआ तो मतलब लाइक व्हाट आर वी सेइंग। आप बात करोगे अफशा, और फिर हमारे साथ हमें ना रफतुल्लाह औरकज़ई भी ज्वाइन करेंगे, तो वो इस बारे में फिर हम उनसे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेंगे, बट गो है। फौजिया देखिए ये मामला आज का नहीं है, ये बीज जो तनावर दरख्त बनना शुरू हुआ, अगर हम दुरुस्त निशानदही कर पाए तो ये ज़िया का वो बीज है जो अब हम नहीं बल्कि हमसे भी अगली 2 नस्लें भुगत रही हैं, और वो तनावर दरख्त बन चुका है। बस हुआ ये है कि पीटीआई को जब इस मुल्क में रहा है, हर सियासी जमात ने इस्तेमाल किया है मजहब का झंडा, लेकिन जिस तरह से उसको कुंद हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है पीटीआई ने, वो जब हम बात करते थे तो उल्टा हम लोगों को भी गुस्ताखी और कुफ्र की बातें कहते थे कि ये तो गुस्ताख औरतें हैं, ये भटकी हुई औरतें हैं, ये जो ये बातें कर रही हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने फैजाबाद धरने के ऊपर भी हमने कहा था ये जो हो रहा है ये बहुत खतरनाक है और ये आने वाले वक्तों में सबको भुगतना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच रिफत साहब, आपने टाइम दिया। वी नो कि आप बिजी थे, मगर मर्दान का वाकया इतना, अब मेरे पास कोई सुपरलेटिव नहीं है जो जिसपे मैं इस्तेमाल कर सकूं कि वो, मुझे नहीं लगता इस तरह के वाकये हमें झंझोड़ रहे हैं, हमें किसी तरह पे खड़ा कर रहे हैं। मगर इस बारे में बहुत सी बातें चल रही हैं। एक इससे शुरू हुई कि जो शायद उन्होंने खान साहब को मिला दिया नबी पाक के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, फिर पता चला कि नहीं उनका वो कोई कजन था, वो उसके बारे में स्पीच कर रहे थे। चूंकि पश्तो में था, मैं तो जाहिर है पश्तो को उतना नहीं समझ सकती, तो थोड़ा अगर आप हमें एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट दीजिए, और प्लीज इसकी फैक्चुअल पोजीशन शेयर कर दें हमसे। बहुत शुक्रिया फौजिया। ये असल में सवालडीर का इलाका है, एक देहात है, गांव है, तो ये तकरीबन मर्दान शहर से कोई 16 किलोमीटर के फासले पे है। तो वहाँ पे उस दिन जैसे पूरे पाकिस्तान में वो पीटीआई का एहतजाज हो रहा था, तो वहाँ पे भी एक मकामी एक पीटीआई के काउंसलर है सईद खटक, उसकी सरबराही में एक एहतजाज हो रहा था और वो एक जलसा था।
और जी। जलसे का तकरीबन इख्तिताम हो चुका था, लेकिन आखिर में जब ये यहाँ पे जब जलसे खत्म होते हैं तो फिर एक दुआ की जाती है। खैर तो वहाँ होती है, पे हाँ जी। उसने एक मौलवी साहब जो मौलवी निगार आलम नामी एक मौलवी साहब है, जो ये भी कहा जाता है कि ये जो सईद खटक साहब थे उनके कोई रिश्तेदार थे। तो ये हुँ, उसने बुलाया हुआ था और उसने आखिर में दुआ की और दुआ के आखिर में उसने ये बात की, वो वीडियो मैंने भी देखी है, अब तो वायरल हो गई है कि उसमें वो पश्तो में बात करते हैं कि ये जो सईद खटक है, ये जो है ना इसको इसकी बड़ी खिदमत है और इसको मैं जो है ना वो आप ऐसा समझ लें कि मैं इसको जैसे पैगंबर का एक नऊज़ुबिल्लाह एक मतलब उसी तरह का दर्जा देता हूँ। हाँ। कहते हैं हम उसे मतलब पैगंबर नहीं समझेंगे लेकिन तकरीबन ही उसी तरह जो है ना नऊज़ुबिल्लाह मैं रिस्पेक्ट दर्जा का देता हूँ। उसने दर्जा हाँ, कहा। लेकिन जब वो ये बात कर रहे थे तो वो सईद खटक उसके साथ खड़े थे, उसने फौरन जो है ऐसे हाथ हिलाया है और उसे माइक छीनने की कोशिश भी की है, लेकिन इस मौलाना ने कहा कि नहीं मुझे आप बात करने दें। फिर जब उसने बात की इस दौरान ही जो है ना वो जलसे के अंदर मतलब शोर-शराबा शुरू हुआ। उसने फिर माइक उससे छीना और सईद खटक ने जो है ना फिर दुआ भी कराई और कुछ वज़ाहत भी की, लेकिन यूँ ही ये जो है ना जलसा खत्म हुआ है तो उसी में से जो है ना लोगों ने नाराबाज़ी शुरू की और कुछ लोगों ने आके जो है ना वो मौलाना के ऊपर हमला किया। फिर ये हुआ कि उन्होंने वहाँ पे पुलिस भी आई, फिर उन्होंने इसको जो है ना एक जगह पे शिफ्ट कर दिया, एक दुकान था वहाँ पे इस मौलाना को जो है ना लोगों से बचाने के लिए तो इसको जी। शिफ्ट किया और इस दौरान जो है ना वहाँ पे कुछ उलमा इकट्ठे हुए, मुज़ाकरात शुरू हुए और यही पुलिस भी थी, पुलिस की सरबराही में मतलब उसकी यानी उसकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन जो ये खबर जो है ना ऐसे जैसे जंगल की आग की तरह जो है ना सारे देहात तक फैल गई थी। और लोग जो है ना जैसे डंडों के साथ मुसल्लह होकर ऐसे उस सवालडेर गाँव की तरफ जो है ना वो दौड़ने लगे थे। और इस दौरान काफ़ी सारे जो है ना मज़हबी जमातों के जो लोग हैं वो जमा हो गए थे। तो उन्होंने वो उनको मालूम हुआ था कि ये तो यहाँ दुकान पे है, तो फिर उन्होंने वहाँ उस दुकान के ऊपर हमला किया, वो तोड़-फोड़ की, दरवाज़े तोड़े और इस बंदे को जो है ना जो मौलाना थे, मौलाना निगार आलम उसको बाहर निकाला और फिर वो वीडियोज़ वग़ैरह हम सब ने देखी है कि उसको फिर बड़े तशद्दुद के साथ, पत्थरों के साथ, बड़ी किसी ने जो है ना मेहनत वो डंडों के साथ जो है ना उसको बड़ा बेदर्दी से कत्ल किया। तो अब और कल शाम पुलिस तक मौजूद थी इस सारे इश्यू में जब उनको कत्ल किया जा रहा था? बिल्कुल पुलिस मौजूद थी और पुलिस जो है ना जैसे इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर यानी जो हालिया 3-4 सालों में इस तरह के जो वाक़यात हुए थे, जैसे एक वो अब मशाल खान तेलंगाना का की वाक़या हुआ था। सरकार मशाल हाँ, खान का वाक़या था, उसमें भी पुलिस मौजूद थी। फिर वो जो एक श्रीलंकन मारा गया, उसमें भी पुलिस मौजूद थी। तो फिर हसन उनके अब्दाल सामने को है। हसन अब्दाल में बिल्कुल ये मेरे ख़्याल में उनसे उसी वक़्त ये गलती हो गई थी जब उनको पता ही था कि इस तरह के वाक़यात पे या इस तरह जब कोई ब्लास्फेमियस किस्म की चीज़ें होती है तो उसपे फिर लोगों को क्या रिएक्शन होता है तो उसको फ़ौरन जो है ना वहाँ से मुंतकिल करना चाहिए था। उसी हुँ, वक़्त जो है ना उसको इलाके से जो है ना बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन वो फिर पुलिस भी जो है ना वो बेबस हो गई थी बहुत से इतने सारे मतलब सैकड़ों लोग थे। तो अभी शाम तक कल शाम तक तो इसकी कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी। आज उसके ऊपर कुछ बयानात भी आए हैं। लेकिन अब ये जो है ना सारी मतलब सूरत-ए-हाल है और ये यहाँ पे इस तरह के वाक़यात जब होते हैं तो फिर उसमें ये फैक्ट्स भी नहीं चेक किए जाते। हालाँकि अब ये बंदा जो मौलवी था, हो सकता है उसकी जो है ना वो ज़बान फिसल गई हो, ऐसी मतलब ये भी हो सकता है। उसकी कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हुई कि लोगों ने बस बिल्कुल। उसने जो है ना वो फ़र्ज़ कर लिया कि इसने तौहीन कर दी है। तो फिर वो हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में फिर बदकिस्मती से जो है ना इस तरह के वाक़यात में क्या होता रहा है और वही हुआ जो जी, इससे पहले वाक़यात में भी होता रहा है। थैंक यू मैं वेरी मच रिफत आपने वक़्त दिया और बताया। व्यूअर्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इस सारे में जो बात रिफत ने कही ना वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पुलिस की मौजूदगी में हुआ और ये पहला वाकया नहीं है। अभी मगर हमने थोड़ा सा अक्लमंदी का सीन देखा था फैसलाबाद पुलिस में जब इसी तरह का एक वाकया होता है, खातून ने नबूवत का दावा कर दिया था तो उस पर उन्होंने उस खातून को वहां से और उसकी फैमिली को बिल्कुल निकाल दिया। कहाँ लेकर गए नहीं मालूम हुआ तो बचा पाए क्योंकि हो सकता है ये जहनी मरीज ही हो। और इस मामले में हमें ये नजर आ रहा है कि ये तो एक वजह वो खुद भी अब थैंक यू रिफत ने एक्सप्लेन भी किया कि वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा मतलब वो नहीं है, वो रिस्पेक्ट की एंगल से कहना चाह रहे हैं। मच दैट वी आर राइट कि इन दोनों का मुआवजा नहीं हो सकता, मगर बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह पुलिस के हाथ से भी निकल जाती है। चीफ मिनिस्टर भी आए एक एक्टिंग शायद केपी के, उनको भी कोई उठा दे मगर शायद उनकी एज इजाजत नहीं देती कि वो इस तरह की चीजों पे नोटिस का कहने के अलावा
कोई एक्शन ले सके। सो रिफत विल से थैंक यू टू यू। क्योंकि वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम है तंजीला, इससे जुड़ा हुआ जो एक वाक्य और चीज है ना, मैं चाह रही हूँ कि आप उस पर कमेंट करो, और वो ये है कि मेरी नजर में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का शंघाई कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग गोवा में हुई, उनका वो अटेंड करना था। सबसे पहले तो ये कि व्यूअर्स, वही वाली बात कि वर्चुअल रियलिटी को हम इतना फैला देते हैं ना, और उसमें फेक न्यूज जल्दी फैलती है, फैक्ट कम फैलते हैं। वो जा क्यों रहे जी इंडिया, बायलैटरल मीटिंग? अरे भैया, शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है वो एक मल्टीलैटरल फोरम है। चाइना हमारा यार है, हिमालय से ऊंचा, शहद से गहरा, मीठा समंदर, सारा कुछ ये उनका प्लेटफॉर्म है। चाइना ही अभी हमें इकोनॉमिकली बेल आउट कर रहा है, तो हमारी प्रेजेंस वो कहते ना काने काछे च भी होंदा ते जरूरी सी पाकिस्तान दी, कोई अक्ल नूं हथ मारिया करो। मगर वो चूंकि जो हमारी सोशल मीडिया वो अक्ल पे हाथ मारने पे बिलीव नहीं करती। खैर वो वहां गए, आई थिंक उन्होंने बहुत इंटरव्यू दिए, बहुत पजीराई मिली। दो चीजों ने बहुत को ओवर फोकस हुए। नंबर वन वो कि हमारी अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, वो वड्डी पुप्पी का किरदार, मच दैट कि मैं खुद भी पुप्पी हूं और आई हेट टू बी कॉल्ड पुप्पी, मगर वो मेजोरिटी ऐसी होती, मैं क्या करूं, वो वड्डी पुप्पी बन गई। इनको वजन कम करना चाहिए, ये मोटे बड़े हैं, इन्होंने नमस्ते करके हाथ क्यों जोड़े, फिर अरे गए क्यों थे, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने क्या किया था जिंदगी में जो ये वजीर खारजा बन गए। वो बंदा पूछे शाह महमूद कुरैशी साहब केड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ लगे हैं सन, या वो असद उमर साहब जो सीईओ लगे हुए थे, तो उन्होंने क्या पुट लिया। एक मतलब उसने सियासी पार्टी में है, उनकी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर जयशंकर साहब ने एक सियासी बयान दिया, जब वो ब्यूरोक्रेट थे एज फॉरेन सेक्रेटरी, उनका एक द वे ऑफ टॉकिंग, एक्सपोजर, वर्डिंग और थी। अब वो बीजेपी के सियासी नुमाइंदे हैं, तो इलेक्शन का टाइम है, उन्होंने तो यही कहना था। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम जो हैं वो शायद भारत के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको समझे बगैर इस सारे मामले को हवा दे रहे हैं। मुझे हैरत है कि कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बगलगीर हो जाएंगे और हाय बिलावल शुक्र है तुम आए हो और उसका माथा चूमेंगे। मतलब ये किसको ये एक्सपेक्टेशन थी? इवन बिलावल जाते हुए ये कह के गए कि मैं चाहता था कि अच्छे हालात में जाऊं। और देखिए, हम सब चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वहां पे जो मजार है हम वहां जाएं, वहां के जो बाजार है हम वहां जाएं, हम चाहते हैं कि वहां के जर्नलिस्टों से हम रोज मिलें, हम चाहते हैं कि हम भी दिल्ली देखें, मुंबई देखें। ये बहुत सारी ख्वाहिशें हो सकती हैं हमारी, हम पड़ोसी हैं और एक ऐसे बुरे ताल्लुकात का साया है हम दोनों मुल्कों के ऊपर, जिसकी वजह से पूरा खिता जो है वो हमने यरगुमाल बनाया हुआ है। तो बिलावल ने कहा कि ख्वाहिश तो थी कि किसी अच्छे माहौल में जाता, लेकिन आई एम नॉट लुकिंग अप टू एनी बायलैटरल थिंग, कोई ऐसी डेवलपमेंट कुछ नहीं। ठीक है, वो कह के गए भाई। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना पीटीआई का जो फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर्स के ऊपर जो उनकी एक्सपर्टीज है, वो मुझे उन एक्सपर्टीज को इवेल्युएट करने की जरूरत है। मुझे जो ज्यादा अफसोस है वो फवाद साहब जैसे लोगों के ऊपर है कि आप जो हैं वो आप बड़े समझदार हैं, आप बेवकूफ नहीं है। आप जो है ना वो किसी बच्चे को तो ये बात समझा सकते हैं कि ये शंघाई ताउन तंजीम है और ये क्यों जरूरी है और ये क्यों जरूरी नहीं है, और चाइना, ये इनको सब समझ है। ये सिर्फ सियासत है कि माजी में भी लोग करते रहे हैं, ये आज भी कर रहे हैं। बिलावल गए, उन्होंने बहुत अच्छा किया, वो भारत के सीने के ऊपर मूंग दाल के आए और भी अच्छा किया। वो उसी भारत के वजीर आजम को बुच्चर ऑफ गुजरात उनके लोगों के मुंह के ऊपर उन्होंने कहा था, और उनके सर की कीमत लगी हुई थी, इसके बावजूद भी गए और कोई बाल्टी टब कुछ उनके सर के ऊपर नहीं था। चलते अच्छे इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात कही, ही एम्फसाइज्ड इट। जिस तरीके से उन्होंने अपने पाकिस्तान की पोजीशन को, और इतना वो एक हॉक सा है ना जो इंडियन मीडिया, तो उन्होंने जिस तरीके से उसको हैंडल किया, हैट्स ऑफ टू हिम। और देखिए, जो सियासत है वो जाहिर है ना तो पीपल्स पार्टी नून लीग वालों की जागीर है, ना ही किसी और की जागीर है। अगर कोई शख्स पॉलिटिक्स करना चाहता है इन खानदानों से, उसको बिल्कुल इजाजत होनी चाहिए, बाकी लोगों को भी इजाजत होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर आप किसी को इस वजह से डिसअप्रूव नहीं कर सकते कि वो बंदा जो है वो किसी सियासी लीडर का बेटा है।
और ये जो बिलखुसूस भुट्टो साहब का जो खानदान है, अगर आप इनकी हिस्ट्री और पॉलिटिकल लेगेसी देखें, तो मेरा ख्याल है कि जो बिलावल की ट्रेनिंग हो रही है, जिस तरीके से बिलावल जो वो हम्बली सीख रहे हैं, इस बात को एप्रिशिएट करना चाहिए। और इस बात को वो ही डज नॉट बिहेव लाइक कि मैं सब कुछ मुझे पता है और मैं सारा कुछ जानता हूँ। एक और चीज जो मुझे याद कराने की है बड़ी जरूरी, कि जब बिलावल फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे आई थिंक डेवोस गए थे और उनसे खान के रशिया के दौरे के बारे में बात सिर्फ की गई। डेवोस नहीं, वॉशिंगटन में यूएनजीए के टाइम पे यूएसआईपी हाँ, में भी ये सवाल हुआ था। Go ahead. सो उनसे जब ये सवाल हुआ तो क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पे रशिया गए थे, मतलब किसी खाला मासी के घर तो गए नहीं थे खाना खाने, तो बिलावल ने उनको डिफेंड किया और उनके जाने को पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी करार दिया। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल नौजवान होते हुए अगर इतना मिच्योर हो सकता है, और आई एम श्योर कि ये तय नहीं हुआ होगा कि वहां पे आपसे ये सवाल भी को कर लेगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये उनको पता होगा, और अगर वो इस तरह के सवाल को इस तरह से हैंडल कर सकते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीखना चाहिए। अनफॉर्चुनेट है कि फवाद जैसे लोग जो हैं वो इस तरह की बातों के ऊपर सियासत करते हैं, और खुद वो अब अमरीकी सफीर से मिल रहे हैं, सारा कुछ गुड्डी गुड्डी हो रहा है और वो शेयर भी कर रहे हैं, और उनको कोई याद भी नहीं है कि जब सहाफी और उस वक्त की जो अपोजिशन थी, जब वो ऐसे ही लोगों से मिल रही थी तो उनको आप क्या क्या फतवे उन पे लगा रहे थे, कैसे कैसे ऐलानात कर रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि ये बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट किस्म की एक वो है सिचुएशन, इसमें सैनिटी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं है, सैनिटी जानबूझ के लाई नहीं जाती फौजिया, सबको पता है, हर शख्स जानता है कि हालात क्या है। देखिए ना, अभी ये सबको पता है कि 14 मई को इलेक्शंस नहीं हो सकते, हर बंदे को पता। इसके बावजूद उस पे वो पाँव रखा हुआ है कि नहीं ये साडा साडा जड़ा कां है वो चिट्टा है, तो बस चिट्टा है भाई, क्या हो सकता है। इसी तरीके से इंडिया के ऊपर भी साडा कां चिट्टा है। आपने कश्मीर के इशू को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आप अपने मुल्क की जो देखे ना, मैं सोचती हूँ कि इमरान खान हूँ, बिलावल हूँ, शरी रहमान हूँ, मरियम साहिबा हूँ, नवाज शरीफ हूँ, शहबाज शरीफ है, जहां भी जाते हैं किसी किसी इंटरनेशनल फोरम पे, रीजनल है, इंटरनेशनल है, ग्लोबल है, जो भी है, तो वहां पे मैं इनको देखती हूँ कि ये पाकिस्तान है, वो सिर्फ पाकिस्तान होता है, वो किसी की शख्सियत नहीं होती। और अगर आप इतने बड़े हो जाएं और आप इतने खुले जहन और बड़े दिल के हो जाएं कि आपको ये पाकिस्तान नजर आए, तो आज आप तालियां बजाते और कहते हैं कि जिस तरीके से शट अप कॉल दी है बिलावल ने वहां बैठ के, बिल्कुल ठीक है। आ रहा मेरा वो जो हरासमेंट का केस चल रहा था, तो इंडियन चैनल ने कवर किया, तो पीटीवी में करारदाद मेरे बारे में रोटेट हुई, सर्कुलेट हुई, उसके ऊपर सिग्नेचर हुए कि हमने पाकिस्तान का नाम भारत में खराब किया। वैसे भारत से रोजाना गुलदस्ते आते थे, अब एक चैनल ने वो कवर किया, मेरे से तो उन्होंने बात भी नहीं की, दे जस्ट मेड अ रिपोर्ट। मैं तो उनको, मुझे आज उस चैनल का नाम भी याद, मेरे ख्याल में आई डोंट नो कौन सा चैनल था, बहरहाल वो कुछ चैनल था इंडिया का, मेन स्ट्रीम चैनल था, और उन्होंने हमसे हमारा मौकफ लेने के लिए हमसे रब्ता भी नहीं किया। वो अभी भी वो मैं डेफेमेशन के केस में, वो उस दिन भी मैं भुगत रही थी, वो मुझसे जज साहब के सामने, फिर वो बंदा कह रहा था कि ये तो इंडिया में इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, इन्होंने इंडिया में पाकिस्तान का नाम खराब किया। तो ये हम बड़े कमीने हैं, हम बड़े छोटे जहन के लोग हैं, जहां हमारा दिल करता है हर चीज को किसी के मुखालिफ इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। ऑप्शन सिंस वी हैव रन आउट ऑफ टाइम, मगर आपका कमेंट लिए बगैर तो मैं बंद नहीं कर सकती। हाँ। तो ऑन बिलावल प्लीज योर कंक्लूडिंग कमेंट। और छोटा का दिन बहन छोली यहाँ पर जी मेरी आवाज आ रही? खबर एक तो ये कि जिस तरह से बिलावल साहब के हवाले से बात की जा रही है कि दुआ की तरह से हाथ जोड़कर, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही वो औरिया मकबूल जैसे सो कॉल्ड सहाफियों, वो फवाद चौधरी और शीरी मजारी जैसे सो कॉल्ड लिबरल प्रोग्रेसिव माइंडेड सियासतदान हो, सब एक ही जबान क्यों बोल रहे हैं? आप लोगों का यही तर्ज अमल है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो हिंदू बरादरी है, आप उनको किस तरह से इनसिक्योर करते हैं। आप इतनी सी बात को, आपने एक सकाफत या एक इलाकाई जो भी सिलसिला, और हम सब जानते हैं कि सिर्फ सिंधी सकाफत में ही नहीं, सराइकी भी जब किसी को मिलते हैं तो वो हाथ जोड़ते हैं और गोडों को हाथ लगाते हैं। कल को ये कहेंगे कि गोडे जो हाथ लाना भी हिंदुआना रस्म है। जी बिल्कुल। अब देखिए, जब आप इस तरह से
मुआशरे में पोलराइजेशन फैलाने के सबसे बड़े टूल्स बने हुए हैं आप लोग खुद। फिर जब आप अपने वजीर खारजा को नहीं बख्श रहे, जब आपने ख्वाजा आसिफ जैसे वजीर खारजा को नहीं बख्शा, उनके ऊपर आपने क्या कुछ नहीं लगा दिया, अब आपका कलेजा अभी भी ठंडा नहीं हुआ, आप अभी भी इसके अंदर मजहब टच को शामिल कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि इंडिया में ये सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में अकलियतें महफूज हैं। यहाँ पर भरे मजमे में आप किसी के ऊपर भी, अब ये हालात हो गए हैं, मुझे दोबारा मर्दान का वाकया यहाँ पर कोट करना पड़ेगा कि आप चाहे वो जाती दुश्मनी हो, चाहे वो हसद हो, जलन हो, कारोबारी कोई रंजिश हो, या मजमे में किसी का मुंह से फिसली हुई ऐसी बात को जो ठीक से वो वैसा ना सोचता हो, लेकिन वो उसको उस तरह से एलैबोरेट ना कर सका, आपने इसके ऊपर गुस्ताखी लगाई, आपने समाज को मॉब लिंचिंग की जानिब इतना नॉर्मलाइज कर दिया है। फिर 2014 में आप लोगों ने अपनी इंतखाबी मुहिम मुजाहिदे खत्म नबूवत के साथ चलाई, वो शेख रशीद हो, वो यास्मीन राशिद हो, वो खान साहब हो, सब के सब लाइन में इनको खड़ा कर ले। इनकी इंतखाबी मुहिम 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर चल रही थी, जो इनके पोस्टर्स थे। ये बात आप लोग, आपके कलेजों में ठंड नहीं पड़ती है, क्योंकि वही आप वाली बात कि यहाँ पर जब लोग मर रहे होते हैं तो वो सिर्फ एक नंबर है, इतने मर गए, गुस्ताखी का लगा और इतने लोग मर गए। आखिरी बात फौजिया, हम इतने जालिम हैं, हम मशाल खान जैसे बच्चे को खो कर भी सुधरे नहीं। आज भी उस बच्चे की इससे आगे बात नहीं हो सकती। ये बात जो आपने आखिरी बात कर दी है ना, मेरे को मैं कहना चाहती हूँ, सॉरी मैं इस टॉपिक पे मैंने बात नहीं की, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे हर बंदा जो है ऊपर लेवल का वो जोर जबरदस्ती से अपनी राय मनवाने की कोशिश कर रहा हो, वहां पे सुनने की और समझने की और उसको एवेल्युएट करने की कौन किस मेंटल स्टेट में क्या बात कर रहे हैं उसकी तवक्को रखना बेवकूफी की बात है। जहाँ पे एक सियासी जमात ये कह रही है कि हम सड़कों पे आके हर चीज मनवा लेंगे, ये जोर जबरदस्ती है, पेट्रोल बम्स गिराएंगे, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को इस तरह का जवाब मिला। और परवेज इलाही साहब के घर में भी आप देखें वही कुछ हुआ, उनके मुलाजमीन ने भी देखे। जब आप इस तरह के प्रेसिडेंट सेट करते हैं तो फिर वो मुआशरा ऐसा ही होता है। इस मुआशरे को सुधारने की किसी ने कोशिश नहीं की, बदकिस्मती से। आप नेशनल एक्शन प्लान बना के बैठ के आपने उस पर अमल दरामद नहीं किया। आप जो असल में एक्सट्रीमिज्म है, जो पढ़े लिखे लिबरल प्रोग्रेसिव लोगों में मौजूद है, वानों में बैठे हुए लोगों में मौजूद है, जब तक आप उसको नहीं ठीक करेंगे आपका मुआशरा ठीक नहीं होता। ये आपने बहुत तंजीला अच्छी बात की। बात आप दोनों की बात पर ही, क्योंकि इतनी थोड़ा हम ओवररन भी कर गए मगर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। बात यह कि अदम बर्दाश्त सिर्फ आम इंसानों में नहीं है, इदारों में भी बढ़ती चली जा रही है। कोई कोशिश नहीं कर रहा कि एक कदम पीछे होके इसको बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करे। चाहे सियासी जमातें हों, जैसे तंजीला ने कहा कि वो भी जोर जबरदस्ती दिखा रही हैं कि हम फैसला सड़कों पे करा लेंगे, तो मजहबी जमातें भी यही कहती हैं शरंगेजी फैलाने के लिए कुछ कि हम फैसला सड़कों पे करा देंगे। मगर जब हमारे मुनसिफ भी यही कहें कि हम फिर बता देंगे क्या करना है, तो ये हल नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन तो कहीं पर मौजूद है, कानून मौजूद है। और उन लोगों के लिए याद करा दूं जो शायद तब पैदा नहीं हुए थे और अब बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे। ज़ियाउल हक ने जब रेफरेंडम किया था ना अपना, तो उसमें सवाल था कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लाम का नफाज हो और तरफीज हो तो हाँ पर मोहर लगाएं। हाँ पर मोहर लगी थी, रिजाउंडिंग सक्सेस थी वो उस रेफरेंडम की। यहाँ से खराफात शुरू होती है। इस पर तवज्जो दें, अपने से आगे बढ़कर देखिए, 1 मिनट को पाकिस्तान का भी सोचिए, शक्ल देखें कि कौन सी शक्ल है, देखिए कि कौन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। So we'll stop there till next Sunday. खुदा हाफिज।